नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलचंद और आप देख रहे हैं कर्मजा.com। आज के इस वीडियो में मैं आपको उच्चारण स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए बंधुओं, ये जो उच्चारण स्थान है, हर परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर आता है। चाहे आप रीट की परीक्षा दें, चाहे सेकंड ग्रेड की दें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की दें, निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न जरूर आता है। और इससे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हम उन प्रश्नों को आसानी से हल करें, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते हैं, आपके सामने यहां पर एक पाणिनीय शिक्षा का श्लोक मैंने लिखा है। इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने उच्चारण स्थान हैं और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। ये 8 स्थान पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि जी ने बताए हैं। तो कौन कौन से हैं वो 8 स्थान, आप गौर कीजिए। पहला स्थान जो पाणिनि जी ने बताया है वो है उरः। उरः का मतलब होता है हृदय। पाणिनि जी ने ये कहा है कि वर्णों का जो पहला उच्चारण स्थान होता है वो उरः है, लेकिन जो आधुनिक विद्वान हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। अगर आधुनिक विद्वानों की माने तो वो 7 ही उच्चारण स्थान मानते हैं, जबकि पाणिनि जी ने 8वां उच्चारण स्थान जो माना है और उसको प्रथम रखा है, क्योंकि सबसे पहले वर्ण का जो उच्चारण होता है वो हृदय से, अपनी जो प्राणवायु है वो वहां से आगे बढ़ती है और मुख में आती है। मुख में आने के बाद में वो जिन जिन स्थानों से टकराती है वो स्थान उच्चारण स्थान होते हैं। तो उसमें जब अपने हृदय से जब प्राणवायु आगे बढ़ती है और जो पहला स्थान आता है वो आता है कंठ का। कंठ सामान्यतः सब जानते हैं यहां पर होता है। तो यहां से जो प्राणवायु टकराती है और यहां से जो जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा बताया है शिरस। उसके बाद में तीसरा स्थान उन्होंने जिह्वा मूल बताया है। जिह्वा मूल यानी कि जो अपना जीभ का मूल है वहां से। और चौथा स्थान उन्होंने दंत बताया, यानी कि दांत, दांतों से भी इसका उच्चारण स्थान होता है। और इसके बाद में उन्होंने नासिका बताया है, यानी कि नाक से भी वर्णों का उच्चारण होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जब अपन उनका उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है वो नाक से निकलती है और उनकी ध्वनि नासिका से आती है, अतः उनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। और 7वां जो उन्होंने बताया वो ओष्ठ बताया है। यहां पर दोनों मिले हुए हैं, नासिका ओष्ठौ। तो ये ओष्ठ यानी कि होठ, जब अपन बोलते हैं जैसे प फ, तो इसमें हमारे होठ जो है वो आपस में चिपकते हैं या संकुचित होते हैं या प्रसारित होते हैं, तो ये ओष्ठ है। और इसके बाद में है तालु, यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो वो हमारी तालु से प्राणवायु वहां टकराती है और वहीं से उनका उच्चारण निकलता है। तो इस प्रकार पाणिनि जी ने कुल 8 उच्चारण स्थान बताए हैं और ये सारे 8 उच्चारण स्थान आपको ध्यान में होने चाहिए। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुल कितने उच्चारण स्थान है, तो आपको इसका सही उत्तर इस पाणिनीय शिक्षा के श्लोक के अनुसार 8 उच्चारण स्थान बताने हैं। आइए हम अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कुछ ऐसे सूत्रों की ओर जो आपको क्लियर करेंगे कि कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तालु से कौन से वर्ण निकलते हैं। तो इसके लिए वहां पर पाणिनि जी ने एक कुछ सूत्र दिए हैं, 11 सूत्र दिए हैं। इन 11 सूत्रों में सभी वर्णों का जो है उच्चारण स्थान बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं वो 11 सूत्र और इन 11 सूत्रों में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। देखिए यहां पर पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इस सूत्र में जब आप देखेंगे तो इस सूत्र में वो सारे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। ये ध्यान रखिए, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। पहला आप इसमें देखेंगे अ,
तो अ वर्ण या आ वर्ण, क्योंकि दीर्घ भी ही उसी वर्ण में ही सम्मिलित है, इसलिए अ वर्ण या आ वर्ण का उच्चारण कंठ है। इसके अलावा कु का मतलब है यहां पर कवर्ग, कु से मतलब है कवर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण जो हैं कु के अंदर समाहित होते हैं। इसके बाद में अगला वर्ण है का उच्चारण भी कंठ से होता है। और इसके बाद में है विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, तो जो विसर्ग का उच्चारण होता है वो भी कंठ से होता है। जैसे आप इसका प्रयास करके देख सकते हैं, जैसे आप बोलिए क, तो आप जब क बोलेंगे तो ध्वनि जो है वो आपके कंठ से उच्चारित होगी और पूरा मुंह खुला रहेगा, कंठ से उसका उच्चारण होगा। जैसे आप एक बार प्रयास करके देखिए, क, ना इसमें ओष्ठ हिल रहे हैं, ना दंत आपस में संकुचित हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और किसी स्थान से हवा नहीं टकराती है, सीधी कंठ से ही हवा टकराती है। तो ये अपने वर्ण हो गए हैं अ, कु यानी कि कवर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला जो सूत्र है वो है इचु यसानाम तालु। तो तालु स्थान से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनमें पहला वर्ण है ई। इकार छोटा हो या बड़ा, ई आप जैसे बोलेंगे ई, तो इसका उच्चारण तालु से हो रहा है। तालु मुख में कहां पर है आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे बोलिए ई, तो जहां कंपन हो रहा है या हवा टकरा रही है वो आपका तालु है। ऐसे ही चू का मतलब है चवर्ग, जिसके अंदर च, छ, ज, झ और य। चू का मतलब है च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण। इसके अलावा ये जो य और स, इनका उच्चारण भी तालु है। ध्यान रखिए अपनी वर्णमाला में 3 स है, उनमें ये जो सकार है, जो संकर वाला स है, इसका उच्चारण तालु है। और इसमें भेद, उच्चारण में आप भेद ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप इस च के साथ स को बोलिए, आप सही उच्चारण करेंगे। सामान्यतः आज ये देखा जा रहा है कि स का उच्चारण जो है वो गलत किया जा रहा है, लेकिन आप च के साथ इसका उच्चारण करेंगे तो ये सही होगा। जैसे चस, 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 तो इस स का उच्चारण तालु से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र है इसके अंदर ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इस सूत्र में जब आप देखेंगे तो यहां पर री है, तो री का उच्चारण। इसके बाद में टू यानी कि टवर्ग। तो टवर्ग के अंदर कौन कौन से है? ट, ठ, ड, ढ और ण। ये जो 5 वर्ण है इनका, इसके अलावा र और स, इसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। कौन सा है? मूर्धा। तो मूर्धा से जो उच्चारित हो रहे हैं वो हो रहे हैं री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स। जैसे ही आप इन वर्णों को बोलते हैं तो जहां पर आपकी जीभ टकरा रही है या जहां पर हवा टकरा रही है वो मूर्धा है। जैसे आप बोल के देखिए, ट, जिह्वा जो है जहां टकरा रही है वो आपका मूर्धा है। अब इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं चौथे सूत्र की ओर। चौथा सूत्र है इसमें ऋतु लशानाम दंतहा। बोलिए, ऋतु लशानाम दंतहा। तो इसमें पहला जो वर्ण है वो है री। दूसरा इसमें आ रहा है तू यानी कि तवर्ग। तू यानी कि तवर्ग, और तवर्ग में क्या आते हैं? त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ण। इसके अलावा ल और ये स। इस स का उच्चारण भी जो है इस स का उच्चारण भी आपका दंत होगा। क्या होगा? दंत। और इस स का उच्चारण सामान्यतः जो अभी तीनों से हैं, ये संकर वाला, षटकोण वाला और ये सर्प वाला, तीनों स का उच्चारण आजकल ये वाला स का उच्चारण किया जा रहा है। तो इसमें आप अंतर ऐसे कर सकते हैं कि इससे पहले ट और इससे पहले त, क्योंकि त
यानी कि तू का उच्चारण जो है आपका दंत से होता है, इसलिए दंत्य सकार है। और ये जो है आपका मूर्धन्य सकार है, तो इससे पहले ट स बोल सकते हैं, इसका उच्चारण ट स जब आप करेंगे तो ये आराम से उच्चारित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन पांचवें सूत्र की ओर। पांचवा सूत्र है उपपदमान्यानाम औष्ठौ। उप उ वर्ण जो आपका उ स्वर है उसका उच्चारण, इसके अलावा उपदमानीय। उपदमानीय का मतलब है अगर किसी प या फ से पहले ऐसा अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह होता है वो उपदमानीय होता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ होता है। क्या होता है इसका उच्चारण? है औष्ठ। देखिए सूत्र के अंदर दे रखा है अंत में औष्ठौ। इसके अलावा इसके अंदर जो है इस उपदमानीय उ और उपदमानीय इन दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पु यानी कि पवर्ग, पु यानी कि पवर्ग, और पवर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण उ और उपदमानीय और पु, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे आप बोलिए प, दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं प, तो ये इसका उच्चारण है। आगे बढ़ते हैं छठे सूत्र की ओर। छठा सूत्र है इसमें य म ङ ण ना नाम नासिका च। इन पांचों जो वर्गों के अंतिम वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका है, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो वायु नाक से निकलती है। जैसे आप एक बार स्वतंत्र रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। य म ङ ण न। अब आगे बढ़ते हैं सातवें सूत्र की ओर। सातवां सूत्र है ए दौतौ कंठ तालु। यहां पर 2 संयुक्त स्वर है जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। क्या है? कंठ और तालु। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ए और दूसरा है आई। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। आठवां सूत्र है ओ दौतो कंठोष्टम। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इसमें औत और औत, यानी कि यहां पर जो है ओ तथा औ, इन दोनों स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। यानी कि जब 2 स्थानों से कंठ और ओष्ठ, ये दोनों स्थानों से जब हवा टकराएगी तब ओ का उच्चारण होगा। आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। जैसे ओ, बोलिए ओ, तो इसमें हवा कंठ से और ओष्ठ दोनों से टकरा रही है। ओष्ठ को हम थोड़ा संकुचित करते हैं, फिर इसका ओ का उच्चारण होता है। आगे 9वां सूत्र है इसके अंदर वकारस्य दंतोष्टम। तो देखिए इसमें एक वर्ण है वकार, यानी कि व। इस व का उच्चारण जो है दंतोष्ठ होता है, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर के व का उच्चारण करते हैं। जैसे आप बोलिए व। हवा जो है ओष्ठ, इसमें ओष्ठ भी काम कर रहे हैं और दांतों से भी हवा टकरा रही है, तो व का उच्चारण जो है दंतोष्ठ होता है। अब इसके बाद में जो 10वां सूत्र है वो है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य बोलते हैं सामान्यतः अर्धचंद्राकार जो ये चिन्ह होता है और ये क होता है या ख होता है, इसको हम सामान्यतः जिह्वा मूल्य बोलते हैं और इसका उच्चारण जो है जिह्वा मूल होता है। जिह्वा मूल यानी कि जो जीभ का मूल है वहां से इस जिह्वा मूल्य का उच्चारण होता है। और अब अंतिम सूत्र है 11वां सूत्र है वो है नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार है यहां पर इस सूत्र में ऐसा है कि जो उच्चारण स्थान है वो पहले दे दिया है, बाकी सब में अंत में दिया उच्चारण स्थान, इसी में पहले दिया है और बाकी में सब में अंत में दिया है, इसमें शुरू में दिया है। तो यहां पर जो अनुस्वार है, अनुस्वार तो आप जानते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगती है वो अनुस्वार होता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है नासिका होती है। क्या होती है? नासिका होती है। तो ये 11 सूत्र यहां पर पाणिनि जी ने बताए थे और इन 11 सूत्रों में ही जो है
हमारे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान निहित हैं। अगर आप ये 11 उच्चारण स्थानों के सूत्र याद कर लेते हैं तो आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ये आप इनको आराम से जो है याद कर सकते हैं। अब परीक्षा में कई बार इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि समस्यात्मक हो सकता है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है आपको। जैसा आप पहले सूत्र में देखेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इस सूत्र के अनुसार हमारा जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो आप इस सूत्र के अनुसार कह देंगे कि भाई इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए जैसे हरिहि, यहां पर बताइए इसका उच्चारण स्थान, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ये इस सूत्र के अनुसार ये न कर दें, क्योंकि पाणिनि जी ने पाणिनीय शिक्षा में कहा है कि जिस वर्ण के साथ में विसर्ग आता है और इस वर्ण का जो उच्चारण होगा वही इस विसर्ग का उच्चारण माना जाएगा। तो यहां पर हरि में अब बताइए क्या होगा। देखिए हरि के अंदर जो है यहां पर री है अंत में, और री के अंदर भी आप देखेंगे तो ई है, और ई के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ई का उच्चारण स्थान आप इनमें देखेंगे तो दूसरे नंबर के सूत्र में आपको यहां मिलेगा ई चू यसा नाम तालु, यानी कि ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इस हरि के से संयुक्त जो विसर्ग है इसका उच्चारण भी तालु होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको उच्चारण से संबंधित ये एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा।